वेलकम एवरीवन। आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपका इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स ऑलमोस्ट वैसे ही काम करता है जैसे आपका इंटीग्रेशन नॉर्मल स्केलर्स का काम करता है। अब तो जो आपने इंटीग्रेशन कराया वो स्केलर्स में ही करा हुआ है, स्केलर क्वांटिटीज में। अब लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज में हम करते हैं इंटीग्रेशन, तो बहुत कुछ वो डिफरेंशिएशन में जो आपके फॉर्मूले करे थे हम लोगों ने, उन्हीं पर बेस्ड है। एक्चुअली इंटीग्रेशन है ही डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। तो पहले हम कुछ जो है इसमें डेरिवेशंस कर लेते हैं और उसके बाद में फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। वैसे इनका कोई ज़्यादा यूज नहीं होगा फिलहाल इस एक्सरसाइज के अंदर। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहला, अगर मान लीजिए आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं dr बाई डी टी डॉट एस प्लस आर डॉट डी एस बाई डी टी और डी टी, तो ये डायरेक्टली वेक्टर आर डॉट वेक्टर एस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी के रूप में लिखा जाएगा। वेक्टर आर डॉट वेक्टर एस प्लस सी। यहां पर जो सी है ये स्केलर है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वांटिटी बनने वाली ये भी स्केलर है। आप एक स्केलर में स्केलर ही जोड़ सकते हो, वेक्टर को स्केलर में जोड़ सकते। तो अगर ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो वेक्टर आएगा कांस्टेंट, अगर ये क्वांटिटी स्केलर आ रही है तो स्केलर आएगा। तो वेयर सी इज ए कांस्टेंट स्केलर, कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी। इसका प्रूफ देखें। इसके प्रूफ के लिए हमें उल्टा करना पड़ेगा। अगर मान लो इसका इंटीग्रेशन मैं कह रहा हूं ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए। वी हैव डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर आर डॉट वेक्टर एस, इसका लेंगे। तो डी बाई डी टी कैसे होता है? एक का करेंगे, दूसरे को ऐसे ऐसे कैसे रखेंगे, दूसरे करेंगे, पहले वाले को ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। तो बनेगा ये डी आर बाई डी टी डॉट वेक्टर एस प्लस वेक्टर आर डॉट डी एस बाई डी टी, ये रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अगर मान लो यहां पर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी भी साथ में हो तो उसका भी डिफरेंशिएशन आपको जीरो के रूप में प्राप्त होगा। अगर इस साथ में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी भी हो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा ना। तो हम एक जनरल पर्पज में बात करें कि वेक्टर आर डॉट वेक्टर एस में हमने कांस्टेंट क्वांटिटी जोड़ रखी है, और जोड़ेंगे कौन सी क्वांटिटी? जो स्केलर होगी, तो ये भी स्केलर है। तो ऐसे में जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन डी आर बाई डी टी डॉट एस प्लस वेक्टर आर डॉट डी एस बाई डी टी डी टी इज इक्वल टू वेक्टर आर डॉट वेक्टर एस प्लस सी। और कहीं अगर हमें इंटीग्रेशन करना हो विद इन द कॉन्स्टेंट लिमिट्स, तो उस समय इसको इंटीग्रेट करके उसकी वैल्यू रख देते हैं, और फिर जो है यहां पर कांस्टेंट सी उस समय नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा इंटीग्रेशन उस समय इस तरह से डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो 1 to 2 लिमिट्स दे रखी हो टी की, तो इंटीग्रेशन करके टी के लिए रख देंगे वैल्यू को, आर डॉट एस निकालो, सॉल्व करो। अब इसका फायदा क्या हुआ कि अगर मान लो आपको इसे सॉल्व करना होता तो आपको आर और एस दे रखे होते, मान लीजिए आर और एस दिए हुए हैं और ये पूछे, तो आप पहले डी आर बाई डी टी निकालोगे, फिर एस निकालोगे, फिर डी एस बाई डी टी निकालो, फिर इनका डॉट लोगे, फिर इनको ऐड करके फिर जो वैल्यू आएगी उसका इंटीग्रेशन करोगे। टी में बहुत बड़ा सवाल बैठेगा। और जबकि अगर ये हमें पता है आर आर और एस में मालूम है, तो डायरेक्ट आर डॉट एस किया और उसमें लिमिट्स लगा दी और इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो काफ़ी ये क्विक हो जाएगा उस समय, अगर क्वांटिटीज बड़ी बड़ी हो, हैवी हो, तो हो जाएगा।
वरना रूटीन मेथड तो आपका है ही, भाई आपको आरआरएस दे दिए और आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे, डीआर बाई डी निकालोगे, डीएस बाई डी निकालोगे, इनके रेस्पेक्टिव डॉट्स लोगे, स्केल प्रोडक्ट, और फिर उसका उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा। लेकिन वो काम लंबा बैठेगा। अब आइए नेक्स्ट फॉर्मूले पर, नंबर 2, इंटीग्रेशन टू आर डॉट डी आर बाई डी टी और डी टी, ये होगा वेक्टर आर स्क्वायर प्लस सी। अब देखो वेक्टर का ना स्क्वायर जैसी चीज कोई होती नहीं है, वेक्टर आर का स्क्वायर जैसे क्या रखा है, या आर स्क्वायर ही करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, चलो इसको आर स्क्वायर ही कर लेते हैं, क्योंकि जब बात वही है कि स्क्वायर को हम बचाएं। हाँ, तो अच्छा बात ये है, मतलब जैसे आर का स्क्वायर करा आपने, तो आर ये स्केलर क्वांटिटी मान लिया गया इस समय, तो यहां पर अगर वेक्टर क्वांटिटी हो तो वेक्टर क्वांटिटी स्क्वायर कई बार लिखे जाते हैं, लेकिन वो उसका मतलब होता है, वेक्टर स्क्वायर लिखा तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, उसका जीरो होता है ना, जीरो नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसका प्रूफ। अच्छा ये बताओ यहां पर जो सी है ये वेक्टर है या स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, वेयर सी इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशियल लेके चलते हैं, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर प्लस सी, तो इसको कर लेंगे डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर प्लस सी, आर स्क्वायर वाला आर डॉट आर होगा, आर डॉट आर कॉस जीरो वन होता है। अब कितना बनेगा ये, डी आर बाई डी टी डॉट आर प्लस आर डॉट डी आर बाई डी टी, एंड दिस इज टू आर डॉट डी आर बाई डी टी। वेक्टर क्वांटिटी से ध्यान रखना चाहिए कि हमारा डॉट कहाँ आ रहा है, क्रॉस कहाँ आ रहा है, ये आ जाता है। और देखिए नंबर थर्ड, थर्ड है आपका इंटीग्रेशन ट्वाइस डी आर बाई डी टी डॉट डी टू आर बाई डी टी टू और डी टी, क्या आएगा, डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर, कांस्टेंट सी तो भाई रहेगा रहेगा। फिर से बताइए सी क्या है, सी स्केलर, अब लिखता नहीं हूं मैं, ध्यान रखेंगे, सी स्केलर, चलो सी इज स्केलर, तो इसका डायरेक्टिव लेके चली, डिफरेंशियल लेके चलते हैं, वी हैव डी बाई डी टी ऑफ डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, तो दिस इज एक्चुअली डी बाई डी टी ऑफ डी आर बाई डी टी डॉट डी आर बाई डी टी, सी का, चलो अभी एक बार लिख लेते हैं, तो डिफरेंशिएट किया पहले एक का फिर दूसरे का, तो बनेगा डी टू आर बाई डी टी टू डॉट डी आर बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी डॉट डी टू आर बाई डी टी टू, सी का तो जीरो ही हो गया, और ये हो गया डबल, और डॉट है तो कोई सा भी आगे लिख लो, कोई सा भी पीछे लिख लो, कोई फर्क ही नहीं है, इति सिद्धम। ठीक है जी, डी टी टू। नंबर 4, नंबर 4, इंटीग्रेशन वेक्टर आर क्रॉस डी टू आर बाई डी टी टू और डी टी, ये रहेगा आर क्रॉस डी आर बाई डी टी प्लस सी, ये हमारे पास, इसका लेके चलते हैं डायरेक्ट सी। अच्छा सी क्या है इस समय,
ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर क्वांटिटी आएगी, वेयर सी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, कांस्टेंट वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो इसको लेके चलते हैं। वी हैव डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। तो पहले आर का डी आर बाई डी टी क्रॉस, फिर डी आर बाई डी टी प्लस, अब की बार वेक्टर आर एज इट इज डी टू आर बाई डी टू, और ये जीरो हो गया। ठीक है जी, आ जाता है ये प्रूफ्ड। नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5, वैसे तो हमारा काम हो जाएगा अब, लास्ट ही मोल। इंटीग्रेशन वेक्टर ए क्रॉस डी आर बाई डी टी डी टी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस आर प्लस सी। यहां पे सी क्या है? वेक्टर सी इज वेक्टर, सी इज ए कांस्टेंट वेक्टर। और दूसरी बात, यहां पर जो ए है वो भी एक कांस्टेंट वेक्टर है। ऑल्सो वेक्टर ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। इसी लेके चलते हैं। डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर प्लस सी भी ले लो। तो डी बाई डी टी, तो डी ए बाई डी टी क्रॉस आर प्लस ए क्रॉस डी आर बाई डी टी, ए क्रॉस डी आर बाई डी टी और प्लस का सी, ठीक है, खत्म, ये हो गया, ये तो जीरो हो गया। वेक्टर ए क्रॉस डी आर बाई डी टी, ये हमारे पास आया, प्लस सी और लगा लो, सी तो आएगा ही नहीं, उल्टा कर लीजिए इसे अब। तो इंटीग्रेशन वेक्टर ए क्रॉस डी आर बाई डी टी और डी टी इज इक्वल टू ए क्रॉस आर प्लस सी, इतने से हमारा काम चल जाएगा। बाकी यूनिट वेक्टर रिजल्ट है वो भी इजीली ऐसे हो जाते हैं, वो तो मतलब बिल्कुल इजी पे बेस्ड है, और यूज कहीं हो नहीं रहे, तो मैं इसको आपके लिए छोड़ देता हूँ। वो एक तो प्लस वाले हो गया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट बाहर निकाल लो, वो तो बिल्कुल ऑर्डिनरी रिजल्ट है। चलिए आइए, कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज नंबर 1, ओनली वन एक्सरसाइज। एफ टी दिया है पहले वाले पार्ट में, पूछ रहे हैं इंटीग्रेशन, और पूछ रहे हैं इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स। इंटीग्रेशन कैसे करोगे? क्या हो जाएगा? टी का टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई थ्री, टी 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 को टी फोर बाई फोर, एक टू से टू कट जाएगा, बाई टू रह जाएगा, और यहाँ पर एक टी आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका तो होगा डायरेक्ट, इस लिमिट रख देंगे। करा दूं एक करा देता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन एफ टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी माइनस टी स्क्वायर आई डी टी प्लस इंटीग्रेशन टू टी का क्यूब और जे कैप और डी टी प्लस माइनस इंटीग्रेशन थ्री टाइम्स के कैप
और dt और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलो ये बताओ, ये c वेक्टर है क्या स्केलर है? c वेक्टर है क्या स्केलर है? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है इसलिए तो। अगर ये वेक्टर हो तो कांस्टेंट जुड़ जाता है वेक्टर में, है ना? कहाँ जुड़ता है? ये वेक्टर क्वांटिटी आएगी, आई जगह दिख रहे। सोच तो रहा था मैं लेकिन बोल नहीं रहा था। तो c इज वेक्टर वेयर c इज a वेक्टर कांस्टेंट या कांस्टेंट वेक्टर। भाई वेक्टर वेक्टर में जुड़ेगा ना। हाँ जी, t का टी स्क्वायर बाई टू माइनस टी क्यूब बाई थ्री और आई कैप प्लस टी क्यूब का टी फोर बाई फोर, तो डायरेक्ट टी फोर बाई टू लिख दूं और माइनस के थ्री टी के कैप प्लस कांस्टेंट सी। ये तो इसका हो गया। अब अगर ये वाला पूछा जाए, इंटीग्रेशन एफ टी डी टी और लिमिट्स वन टू टू इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख देंगे, ये टी स्क्वायर अपॉन टू टी क्यूब अपॉन थ्री आई कैप टी फोर अपॉन टू जे कैप माइनस थ्री टी के कैप और लिमिट्स वन टू टू। ठीक है, सी नहीं आता इसमें। और अब एक बार पहले टू रखोगे सब जगह जहां टी आ रहा है, टी का स्क्वायर फोर और टी का क्यूब जो है टू 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 एट बाई थ्री एंड सो ऑन, और फिर वन डाल के माइनस करेंगे। पहले सब जगह टू डालो टी की जगह पर, फिर सारे में से माइनस करो, टी जे वन डालो, आपका आंसर आएगा। आई वाले आई में, जे वाले जे में, के वाले के में। ऐसा भी कर सकते हो इसको, वन टू टू वन टू टू वन टू टू। ऐसे कर लो, आराम से हो जाए। ठीक है, आ रहा है पीछे समझ में? इससे आसान चीज है नहीं कोई वेक्टर में। अगर है तो बताओ। इसका इंटीग्रेशन e की पावर t का e की पावर t, e का माइनस टू टी का माइनस टू टी अपॉन माइनस टू टी का टी स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट लगाओ, आंसर डू योर सेल्फ। तीसरा देखना ऐसा ही है, डू योर सेल्फ। ये भी काफी बड़ा लग रहा है लिखना। ये बताओ कितना मुश्किल सवाल, आर डॉट एस निकाला है कभी? आर डॉट एस, आर डॉट एस ही तो करना है। आई डॉट आई वन, जे वन, के वन, बाकी सब खत्म। तो सारे स्केलर्स ही आएंगे टी में, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, टी की लिमिट्स लगा देंगे, फिर क्रॉस वाला डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट से अच्छा रहता है क्रॉस का, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन डिटरमिनेंट इज द बेस्ट रूल। तो गलती तो कहते भगवान ना करे कहीं हो जाए, लेकिन हम लोग इतने शातिर हैं, गलतियां कर ही लेते हैं। गलतियां करने के लिए हम ढूंढते हैं कैसे गलती करी जाए, गलती ना हो रही हो तो हम कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, स्लिप ऑफ पेन, आई जे के। ये क्या आया, टी माइनस का टी स्क्वायर और टी माइनस वन, इधर से टू टी स्क्वायर और जीरो, 60। अब ट्रीटमेंट खोलना किसी को ना आता हो तो बताए, आता है तो बस हो ही जाएगा फिर तो ये। ठीक है जी, मुश्किल है ना? बहुत ज्यादा मुश्किल है। पांचवा, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ये देखो वेक्टर क्वांटिटी है ये, where a is a constant vector, also it is given that when t is equal to 0 r is equal to 0 and dr upon dt is equal to u। तो dr upon dt ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वी हैव d2r by dt2 is equal to a। क्या ये वेक्टर है? डेफिनेटली वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर बराबर होती है ना, कहा भी ये कांस्टेंट वेक्टर है। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t,
तो इसका तो एक डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये रह जाएगा dr/dt, और इधर इसका इंटीग्रेशन करके आप एक t ले आएंगे। ये बताना, ये t में जो डॉट लगाया मैंने, ये स्केलर का डॉट है या वेक्टर का डॉट है? वेक्टर डॉट आता नहीं है। दूसरी बात, टी स्केलर है। अब ये काहे का डॉट और काहे का क्रॉस, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे डॉट लग गया है, ना डॉट है ना क्रॉस है। सिंपल ऑर्डिनरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और कैसे, और कोई है ही नहीं यहाँ पर। अब देखो ना, बॉलिंग तो अकेला मैं ही कर रहा हूँ, बैटिंग सारे कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, यहाँ तो एक साथ ही सब बैटिंग करवा रहा हूँ मैं। बॉल एक, 11 खिलाड़ी, dr/dt, वेक्टर ए टी है ना, टी स्केलर है इस समय। अब इसका फिर एक बार इंटीग्रेशन करो, अगेन इंटीग्रेटिंग। अच्छा ये होता ना, सी क्या है, वेक्टर है क्या स्केलर है? सी भी कांस्टेंट है, वेक्टर है ये, ए वेक्टर दिख रहा, वेक्टर वेक्टर जुड़ेगा। अरे ये वेक्टर है भाई, ये इंटीग्रेशन होगा स्केलर आया तो क्या है उससे। आप देखो, वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर ही क्वांटिटी जुड़ सकती है, स्केलर कैसे जुड़ेगा? तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा? तो सी इज वेक्टर, बल्कि C1 करो इसे, क्योंकि अभी एक और आ रहा है, अगेन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। इधर कर लेते हैं। हाँ जी, फिर से करा। अच्छा C1 का मान निकाल लें, चलो बाद में निकालेंगे एक साथ, इसको नंबर 2 डाल दो। निकाल ही लेना जैसे ही, क्योंकि फिर दोबारा वापस यहीं लौट के आना पड़ेगा, निकालना ही बेटर है। C1 का मान निकल जाए, बताओ कैसे। इन्होंने कंडीशन दी है कि dr/dt का मान u है, जो t का मान 0 है। t का मान 0 होने पर r का मान भी 0 है, और dr/dt मान u है। तो when t is equal to 0, तो dr/dt बराबर वेक्टर u। Therefore from 2 u is equal to 0 प्लस C1, तो C1 का मान आ गया u। ठीक, और अब लगा देते हैं इसको। देखो 2 becomes dr/dt is equal to वेक्टर a t, या t वेक्टर a प्लस वेक्टर u। वैसे जब हम ये C1 को वेक्टर कह रहे हैं, तो वेक्टर यहाँ लगा देना चाहिए, है नहीं? भाई सबके सर में मुकुट है, इस पे क्यों नहीं? वेक्टर ए पे मुकुट है, यू पे भी लगा दिया हमने, आर पे भी लगा दिया, इसको भी पहनाओ। इसको बनाओ नंबर 3, फिर इंटीग्रेट किया इसे, अगेन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। क्या बना? वेक्टर आर, ये बनेगा वेक्टर ए और t² / 2, वेक्टर यू और टी प्लस कांस्टेंट C2, और इसको डालिए नंबर 4। अब C2 को मान निकालना है। when t is equal to 0, वेक्टर r is equal to 0, और इसका मतलब C2 भी 0, रखो 0 0, C2 0, तो आंसर आ गया आपका। अच्छा, कौन उड़ जाएंगे सब। नहीं छोड़ने पड़ेंगे। चलो जी, फिर यहाँ पे इसको यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, आंसर यहाँ आ जाएगा। तो वेक्टर r इज इक्वल टू t² / 2 वेक्टर a प्लस t और वेक्टर u, ये आंसर हो जाता है। C2 कर दिया 0, दिस इज द आंसर।
बताइए नेक्स्ट। सॉल्व द क्वेश्चन दिस वेयर इज ए कांस्टेंट। बिल्कुल वैसे सवाल है, कुछ और भी अंतर है क्या? ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर गिवन दैट आर इज इक्वल टू, अच्छा दोनों जीरो है इस समय। यहां पर पहले ये यू था ना, अब क्या दोनों जीरो है, तो बहुत आसान हो जाएगा ये तो, मतलब यू जीरो होता चला जाएगा। सेम। ये देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन गिवन दैट आर इज इक्वल टू दिस एंड डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू दिस एट टी इज इक्वल टू जीरो। इसको करा इंटीग्रेट, क्या बनेगा? टी आर डायरेक्ट करूंगा मैं, तो थ्री टी स्क्वायर आई कैप कर दूं, टी स्क्वायर का टी का टी स्क्वायर अपॉन टू आएगा, टू से थ्री सिक्स कट जाएगा, थ्री टाइम्स टी क्यूब अपॉन थ्री, और साइन टी का कॉस टी विद माइनस साइन, ठीक। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वेक्टर क्वांटिटी होगी आई जे के, ठीक। तो अब जरा टी स्क्वायर जीरो रखिए, इसको तो डाल दो नंबर वन, नंबर टू, व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, तो डी आर अपॉन डी टी ये दिया है माइनस के आई प्लस थ्री के, टी इज इक्वल टू जीरो पर डी आर अपॉन डी टी का मान, तो यहां पर रखा, देयरफॉर फ्रॉम टू, ये तो है माइनस का आई कैप प्लस के थ्री के कैप बराबर जीरो, जीरो, कॉस जीरो वन, माइनस के फोर के कैप प्लस सी वन वैक्टर, चेक करिए, इसको उधर ले आओ, तो सी वन वैक्टर इज इक्वल टू माइनस के आई प्लस के सेवन के, ये रखा हमने यहां पर, therefore 2 becomes, therefore 2 becomes, equation 2 becomes dr upon dt, ये सारा थ्री टी स्क्वायर आई माइनस के एट टी क्यूब जे माइनस के फोर कॉस टी के, और सी वन की जगह पर आ जाएगा माइनस के आई प्लस के सेवन के। बताइए नंबर तीन डाल दूं इसे, फिर इंटीग्रेट किया इसे, इंटीग्रेटिंग थ्री विद रेस्पेक्ट टू टी, ये बना वेक्टर आर, ये टी क्यूब अपॉन थ्री तो टी क्यूब रह गया आई, और टी फोर अपॉन फोर, फिर यहां पर कॉस टी का साइन टी और के कैप, और इनके साथ क्या आएगा, एक कांस्टेंट टी और प्लस में एक वेक्टर क्वांटिटी टी टू, ठीक है। और गिवन नंबर चार डाल देते हैं इसे, व्हेन टी बराबर जीरो, तो वेक्टर आर बराबर टू आई प्लस जे, बात समझ आ रही है कैसे कर रहे हैं, तो टू आई प्लस जे यहां रखा बराबर टी क्यूब जीरो, 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 सी टू बना हीरो, एक दो तीन चार सारे जीरो बचा, तो सी टू कौन रख देंगे फोर में, देखो फोर बिकम्स, तो सी टू कौन रखा फोर में, देखो फोर, फोर बिकम्स,
ये बच गया वेक्टर आर इज इक्वल टू टी क्यूब आई माइनस के 2t4j माइनस के 4 sin t के और माइनस के आई प्लस के 7k और इनटू में टी टी तो जीरो हो ही गया, सॉरी 2i+j 2i+j। तो आई वाले एक जगह पर टी क्यूब माइनस के टी प्लस के 2i जे के साथ माइनस के 2t⁴ और प्लस का j प्लस का 1 ये आ जाएगा। फिर k के साथ माइनस के 4 sin t प्लस के 7t और k क्या बाहर, आई जे के में सारा रिजल्ट लिख दिया। दिस इज वेक्टर आर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t इज दिस, यानी आपको दिया हुआ है dv अपॉन dt, एक्सेलरेशन है ना ये। ऐसा है, v जो होता है आपका dr/dt होता है, ठीक है। तो अगर आप dv अपॉन dt करेंगे तो आपका d2r/dt2, ठीक है, ये भी है। और भी होता है एक होता है v dv/ds, इसका तो पता ही नहीं है किसी को, आपके सिलेबस में नहीं है इस समय, ये मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब आएगा। ये भी वही चीज है, कैसे आता है ये आपका जो था ये वाला, इसी को चेंज कर सकता हूं मैं। v को आप लिख लें dv/dt और ds/dt, v इज इक्वल टू dv/dt इंटू dv, सॉरी dt/ds। तो dt/ds कितना हो गया 1/v, तो 1/v से v कट जाएगा dv/dt, लेकिन इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, ये पड़ेगी मैकेनिक्स में। चलिए, तो dv/dt हमें गिवन है, क्या करना है, इंटीग्रेशन v e की पावर t का e की पावर t, e की पावर 2t का e की पावर 2t अपॉन 2 और t के प्लस कांस्टेंट वेक्टर c, बताओ सही है। p इज इक्वल टू i प्लस j व्हेन t इज इक्वल टू 0, व्हेन t इज इक्वल टू, कर लोगे से अब, t का मान 0 तो v का मान दिया है i प्लस j, v का मान i प्लस j, तो ये आपका वेक्टर v है, कर लेंगे इसे कंप्लीटेड। बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको c का मान निकालना है अभी पहले, v का मान i प्लस j रखो, t का मान 0 रखो और आपको c मिल जाएगा, c का मान वापस रखते ना, आपका आंसर कराऊं कंप्लीट। जरा ये देखें 1 to 2 a dot b cross c where a b c are given, कैसे होगा, वही करिए, क्या का तो सवाल ही नहीं है, ऐसे ही करिए। a के कोफिशिएंट्स t -3 2t और फिर यहाँ पे b के लिए 1 -2 और 2, फिर इसके लिए 3t और -1। अब ये ट्रीटमेंट खोल देना, इसके लिए क्वांटिटी होनी चाहिए थी, ये वो आएगी, ट्रीटमेंट खोलना सभी को आता ही है, और फिर उसका इंटीग्रेशन करना 1 to 2, टी में रिजल्ट आएगा पूरा, ये कंप्लीटेड। इतनी मुश्किल एक्सरसाइज अभी तक कोई टकराई नहीं है, भगवान करे 2-4 एक्सरसाइज और आ जाए ऐसी। ये आखिरी सवाल है स्प्रिंट टेस्ट में।
ये एन स्क्वायर आर होगा। आपका आंसर मैच नहीं करेगा अगर ये लगा दिया तो। मैं दोनों से करा देता हूँ। बुक में मिसप्रिंट है। बिल्कुल है। नहीं देखो, फिजिक्स वाली किताब से मैथ्स की तुलना नहीं कर सकते। मैथ्स की किताब लिखने वाले ऑथर बिल्कुल अलग है, फिजिक्स की किताब लिखने वाले ऑथर बिल्कुल अलग है। चलिए जी, इसका इंटीग्रेशन करें। ऑन इंटीग्रेटिंग, अब इसका इंटीग्रेशन आप सीधे नहीं कर सकते क्योंकि इधर ना वेक्टर आर है, ये इस तरह से नहीं होगा। यहां पर आप टू डी आर अपॉन डी टी की मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तब जाकर के सवाल ये हो पाएगा। टेकिंग मतलब आपके पास जो गिवन है, पहले उसे लिख लूंगा ठीक से। आपको दिया है डी टू आर बाई डी टी टू इज इक्वल टू माइनस के एन स्क्वायर वेक्टर। ये सवाल अलग है, ध्यान रखना। कैसे ने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया इसका, क्योंकि यहाँ वेक्टर आर आ रहा है। अगर टी का फंक्शन होता चल जाता डायरेक्ट इंटीग्रेशन। अब वेक्टर आर इधर है, डी आर अपॉन डी टी इधर है, तो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, लास्ट सवाल है ये, विद डी आर बाई डी टी ऑन बोथ साइड्स। बल्कि टू डी आर बाई डी टी से लें। टू से क्यों कर रहे हैं भी दिखा देता हूं। तो टू तो स्केलर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे ही रखा रह जाएगा। डी आर बाई डी टी डॉट डी टू आर बाई डी टी टू। इधर भी किया माइनस का एन स्क्वायर एज इट इज टू वेक्टर आर और डी आर बाई डी टी। ठीक है जी, और डॉट यहां भी लेना पड़ेगा आपको, ऐसे ले लो। ठीक है जी। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, ये बनेगा आपका डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। हमने सवाल अभी किया था। चलो मैं पूरा लिखता हूं एक बार, आपको एक तो सवाल मिला करने के लिए। इंटीग्रेशन ट्वाइस डी आर बाई डी टी डॉट डी टू आर बाई डी टी टू, ये है अपने पास, और डी टी, और इधर माइनस के टू एन स्क्वायर आर डॉट डी आर बाई डी टी, और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये है आपका इंटीग्रेशन वेक्टर आर डॉट डी आर बाई डी टी और डी टी। सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और लगा लो, और ये सी वेक्टर क्वांटिटी आएगा, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। मैंने काफी आसान कर दिया आपके लिए स्केलर वेक्टर बताना, लेकिन आप गलती कर रहे हैं फिर भी। डॉट ही तो आ रहा है ये, डॉट आ रहा है तो क्या मिलेगा, वेक्टर कोई पहले था नहीं। ये बताइए कितना हो गया। कितना? ये डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला, ये कितना बताओ। डी से डी कट गया, ये रह गया इंटीग्रेशन आर डॉट डी आर, ऐसी तो है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस के टू एन स्क्वायर और वेक्टर आर का स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, तो टू भी हटाओ, और इसको आप आर स्क्वायर को स्केलर ही रखो ना। आर डॉट आर तो वही होता है, वेक्टर आर का स्क्वायर कोई मतलब नहीं है, वेक्टर आर का स्क्वायर मतलब वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर। हेंस प्रूव्ड, आंसर सॉरी, मैच कीजिए आंसर जरा, सही है ना। तो यहां पर ध्यान कर लें जरा, ये नहीं है, वरना एन का स्क्वायर नहीं आ सकता आंसर में। तो मिसप्रिंट है, वो हो गया मिसप्रिंट, स्क्वायर उसका दूसरे पे चला गया है।
ठीक है, तो खत्म है चैप्टर आपका। ओके, गुड डे एवरीवन।